वेलकम टू मैंगो लाउंज। मैं मसूद असलम हूँ और मेरे साथ डॉक्टर सलमान अख्तर मौजूद है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सलमान साहब का करवाया था। सलमान साहब एक साइको एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं साइकाइट्री के फिलाडेल्फिया में, एक मुसन्निफ हैं, एक पोएट हैं और मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद रहे हैं और मेरे दोस्त हैं। तो आज का हमारा मौजू है ख़ुदकशी के बारे में। एक संजीदा और गंभीर मौजू है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको एक्सप्लोर करना। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, मैं एक बात आपको बताता चलूं। सलमान साहब के साथ एक तय पाया है कि हम 6 या 7 ऐसे मौज़ूआत पे बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगी के साथ जुड़े होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहला हमारा मौजू था इश्क पे और ये दूसरा है ख़ुदकशी पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऑल्दो इसमें एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि वो कहा करते हैं कि फ़नकार का फ़न जो है वो कुछ हद तक कदरदानों की अमानत होता है। तो ये ज़हानत भी एक तरह से फ़न में ही आती है। तो सलमान साहब, कुछ हम अपना ही हक आपसे मांग रहे हैं, तो लेकिन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में रखा। और मज़े की बात क्या है कि आपने आशिकी और ख़ुदकुशी को इतने करीब रखा है, तो ये भी समझने वाले समझ रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है कि इश्क और ख़ुदकुशी इतने करीब करीब हैं। बहरहाल, तो ऑन ए सीरियस नोट, देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ख़ुदकुशी एक सीरियस मसला है। और जैसे हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, अमेरिका में, यहाँ पे कोई 30-40 हज़ार लोग साल में ख़ुदकुशी करते हैं। तो 30-40 हज़ार अगर हुए तो इसका मतलब कम से कम 100 लोग। सो ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है। और फिर इसमें एक बात और समझनी चाहिए, जो अमेरिका में भी के लिए वाजिब है, लेकिन और मुल्कों के लिए, आपका मुल्क है पाकिस्तान, मेरा मुल्क है हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, इस तरफ के मुल्कों में और लैटिन अमेरिका में, और यहाँ भी अमेरिका में भी है कि अंडर रिपोर्टिंग है कि कितनी खुदकुशी यहाँ पता चलती है 40 हज़ार, लेकिन बहुत से लोग खुदकुशी को छुपा लेते हैं। उसकी ये अंडर रिपोर्टिंग की कई वजह हैं। एक क्या कि समहाउ फैमिली समझती है हमारी गलती थी और शर्माती है इस पे, तो नतीजे के तौर पे बात को इधर उधर कर देते हैं और दफना दिया है या उसको क्रिमेशन कर दिया बॉडी को, और उससे पहले कि डिसाइड हो पाए कि खुदकुशी थी या नहीं। दूसरे ये कि कुछ मर्डर जो हैं वो भी खुदकुशी हैं, क्योंकि आदमी ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे डाला है, ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे उसका खून किया जाए। तो कुछ मर्डर भी एक्चुअली सुइसाइड होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स भी सुइसाइड होते हैं, क्योंकि आदमी शराब पी के या बगैर शराब पिए भी रेकलेसली गाड़ी चला रहा है। तो इसमें कुछ मर्डर, कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ शर्म व हया से गलत या सही से छुपाई हुई मौतें। तो ये चारों चीज़ें और मिला ली जाएं तो जो 40 हज़ार कहा और बताते हैं, उसका नंबर कम ही होगा, ज़्यादा होगा उससे नंबर, कोई 50-60 तो होगा हज़ार, विच मेक्स इट ए वेरी सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अब हमारे यहाँ ईस्टर्न मुल्कों में इतनी स्टैटिस्टिक रिलायबल और भी कम रिलायबल है, तो नतीजे के तौर पे जो भी डेटा होगा उसको हमेशा कम से कम 1.5 गुना तो कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी उसमें छुपी हुई है। तो है सीरियस बात ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल सलमान साहब। सलमान साहब, स्पीशीज़ का जो इर्तिका है, लाइफ का आगे बढ़ना है, उसकी जो कोर है उस पर एक चीज़ जीने की तमन्ना है जी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जीने की ये तमन्ना मौत की आरजू में कैसे बदल जाती है। ये आपका सवाल जो है, 1910 में एक बार एक वियना में एक सुइसाइड पे सिंपोजियम हुआ, तो कॉन्फ्रेंस में सिगमंड फ्रॉइड साहब को बुलाया गया चेयर के लिए। तो ही वाज नॉट गिविंग ए पेपर, उनका कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस बात में,
क्योंकि वो कम बीमार लोगों को देख रहे थे, कम ट्रबल लोगों को देख रहे थे, तो उनका कोई पर्सनल इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, बट इज्जत थी तो इसलिए उनको बुलाया था कि वो चेयरमैन हो जाएं, उसकी सदारत करें। तो वो सदारत में जो उन्होंने 1-2 पेज की तकरीर की, उसमें 2 जुमले काम किए हैं। बाकी तो ये है कि बहुत खुशी है और अल्लाह करे आपकी ये कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक हो, अल्लाह करे शायद ना बोला उसने, तो वो तो मेरे मिजाज से निकली। तो बाकी तो सब फॉर्मल बातें हैं, लेकिन 2 बातें उसमें हैं। पहली बात जो है वो यही सवाल पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान अपने आप को ही गिव अप कर दे, क्योंकि अपना आप ही तो सब कुछ है, अपनी ज़िंदगी ही तो सब कुछ है, उसी से तो चल रहे हैं, वही है, तो उसको कैसे छोड़ देता आदमी? ये कैसे कमाल की बात है। वो कहते हैं कि मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसा कैसे होता है। तो कहते हैं बहुत सोचने के बाद 2 चीज़ें समझ में आती हैं। एक ये कि आदमी को यकीन हो जाए पूरा कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी किसी से, और कोई मुझे पसंद नहीं करेगा और कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, तब आदमी का दिल इतना टूट सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि आदमी को ऐसा लगे कोई मकसद मेरी जिंदगी से बड़ा है और कोई कुर्बानी एक इनफरादी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी है और वो वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा ऊंची है, तब आदमी ऐसा काम कर सकता है। तो ये 2 ख्याल उन्होंने उसमें डाले। 7 साल बाद उनका एक पेपर है जिसमें उन्होंने और कुछ ख्याल बताए, वो मैं आऊँगा उसके बारे में। लेकिन ये सवाल सही है कि आदमी ज़िंदगी को कैसे छोड़ दे, अपनी ही ज़िंदगी को, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और चाहिए ना। तो अब ये सवाल इज़ लीडिंग अस टू कि क्यों करते हैं लोग सुसाइड, ठीक है ना। तो ये तो है, तो ये सिंपल बात नहीं है, इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं। तो कहाँ से हम इसका सिरा ढूंढे इस सवाल? देखिए, पहला तो ये जो इन्होंने कहा कि आदमी को यकीन हो जाए कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, ये बात सच है, लेकिन इसके अंदर एक और गहरी बात भी है। वो ये कि आदमी को ये भी यकीन हो जाए कि मैं कभी मोहब्बत कर नहीं सकूंगा। वो और भयानक चीज़ होती है, क्योंकि देखिए, मोहब्बत ढूंढना और मोहब्बत चाहना और मोहब्बत मांगना, ये सब तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन मोहब्बत को बर्दाश्त करना वो आसान नहीं है। लेकिन ये भी है, मोहब्बत करना भी आसान नहीं है। ये हिंदी फिल्मों की मोहब्बत नहीं है कि आपने एक लड़की को देखा और गाना गाते हुए उसके पीछे निकल पड़े। मोहब्बत करना आसान काम थोड़ी है। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी कि इसमें कुर्बानियाँ हैं, इसमें टॉलरेंस है, इसमें एक दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करने की बात है, जो कि आसान बात नहीं है। तो आदमी को ये मोहब्बत के चक्कर में सुसाइड जो है, या ये कि मोहब्बत मिलेगी नहीं, या मैं मोहब्बत कभी कर नहीं पाऊंगा। और दूसरे में यह है, और काम में भी आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मोहब्बत मिलेगी नहीं और मोहब्बत करूंगा नहीं या कर पाऊंगा नहीं के बावजूद खुश खुर्रम जिंदा रहते हैं। क्यों? उन्हें अपने काम से मोहब्बत है। जैसे फैज साहब की एक नज़्म है ना, जो शुरू यहीं से होती है, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे, जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। तो काम से जो आशिकी करेगा तो उसको तो मोहब्बत मिल गई है, इंसान से नहीं लेकिन काम से। सो अगर काम भी खराब हो और मोहब्बत भी ना मिले, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है, विच कैन मोटिवेट, विच कैन जो मोहरक बन सकती है खुदकुशी की। दूसरी बात भी उनकी सच है कि अगर कोई ऐसा मकसद आदमी इंसान अपने आप से ऊपर रखे, अपने इनफरादी कीमत जो ज़िंदगी की अपनी हो उसके तराजू में रखे, तो वो वैल्यू खुद ही उसको वो वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे। अब आप सोचिए ना कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि मैं आपका खून करूं या आपकी बेटी का खून करूं, तो ये सवाल जब आएगा, तो अगर आप एक शफीक बाप हैं
और आपके दिल में नेकी और मोहब्बत है, तो आप ये कहेंगे आप मेरा खून करो, मेरी बेटी को जाने दो। सो उसी तरह से ये तो मोहब्बत के डायमेंशन में हो गई, लेकिन मोरालिटी और एथिक्स के डायमेंशन में भी ऐसी मामला आ सकता है। तो इसमें तो सब वो है ना कि अब ये कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावत शुरू हुई तो उसमें शेर है, उसका मशहूर शेर है, लोग गाते हुए निकलते थे। जिस तरह अब है पाबजौला चलो या फैज़ साहब की है हम देखेंगे, उस पुराने ज़माने में ये था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजू है कातिल में। तो ये शहादत की सुसाइड भी होती है, तो इसको करप्ट भी कर सकते हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये कि इसकी भी एक कैटेगरी रखनी चाहिए। अब उसमें ज़ाहिर है कि शहीद कौन है और टेररिस्ट कौन है, ये तो इट्स इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो ये मोहब्बत की सुसाइड और शहादत की, ये तो हो गई दो कैटेगरी। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है, मामला और भी है, और भी तरह तरह की सुसाइड्स। थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। देखिए, इसमें जैसे एक सुसाइड हुई, ये तो मोहब्बत न मिलने की, और एक शहादत की, उसको जाने दें। आप सोचें तो एक बदले की भी सुसाइड है, उससे नफरत और बदले की। ये कमाल की चीज़ है कि आदमी अपने आप को गोली मार ले, या अपना गला काट ले, या अपने छठे फ्लोर से कूद जाए मरने के लिए, ताकि दूसरों को तकलीफ हो और दूसरे ये एहसास करें कि ये आदमी कितना अच्छा था और हम कितने गलत थे। जैसे कि मैसोकिस्टिक मिसरा है कि तुम रोओगे, शेर है कि तुम रोओगे पछताओगे फरियाद करोगे, तुम रोओगे पछताओगे फरियाद करोगे, जब हम न रहेंगे तो बहुत याद करोगे। तो अब ये शायरी में आप मुशायरे में पढ़ लें, दोस्तों में पढ़ लें, तो मज़ा आता है पढ़ने में इस तरह की बातों को कि अपनी वैल्यू। लेकिन ये इसमें कोई अच्छी बात नहीं है शेर में, ये जालिम शेर है, ये मजलूम भी है और जालिम भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपनी ही बुराई नहीं कर रहा आदमी, दूसरे की भी बुराई कर रहा है। बिल्कुल ठीक कि यू कैन नॉट अप्रिशिएट मी टुडे, यू डोंट सी मी, यू आर ब्लाइंड, तो उसको भी, और मैं तुमसे बदला लूंगा तुम्हारी ब्लाइंडनेस का। तो ये इसको एक जिलबुर्ग साहब के, ग्रेगरी जिलबुर्ग साहब के एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने नाम रखा था स्पाइट सुसाइड, बदले, खुदकुशी एज ए बदला, कि तुम्हें दिखा दूंगा मैं और तुम पछताओगे, समझे, मैं नहीं रहूंगा तो मोना को पता चलेगा मैं कितना अच्छा आदमी था, तब इनको एहसास होगा उस दिन। आज तो मुझे कह देती तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैं जब सर में गोली मार लूंगा तब रोएगी बैठ के, तब कहेगी अरे मेरे मियां अच्छा डॉक्टर असलम कितने अच्छे थे, नेक थे, मुझसे ही गलती हो गई। ये जो बदले का इसमें है, स्पाइट, नफरत। तो एक ये और हो गया। एक जो है वो ये कि ये भी होता है कि आदमी को गिल्ट होती है। हम लोग, हर इंसान कुछ ना कुछ बुरे काम करता है, और बुरे काम ना करे, बुरे काम सोचता है करने की। और बल्कि ये मसूद साहब, ये कमाल की बात है कि जो लोग आम जबान में बुरे कहलाएंगे उनको कोई गिल्ट विल्ट नहीं होती है, उनको कोई एहसास जुर्म नहीं है, जो सचमुच में बुरे हैं। एहसास जुर्म सिर्फ नेक आदमियों को होता है, क्योंकि उन्होंने बुरे काम किए नहीं हैं, उन्होंने बुरे काम करने की तमन्ना की है, तो उससे उन्हें एहसास जुर्म होता है। तो अब एहसास जुर्म जो है वो भी सताता है आदमी को, रात भर जागता रहा एहसास खून में खौफ के गुजरने का, तो वो भी आदमी को सताता है हल्के हल्के। तो उससे भी आदमी सुसाइड कर सकता है। बुनियादी तौर पे वो कह रहा है मैं बुरा हूं, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे कोई आदमी मारे, मुझे हंटरों से मारे, मुझे चाबुकों से मारे, मुझे काटे, मेरा गला काट दे, अच्छा वो कोई और नहीं कर रहा तो मैं ही कर देता हूँ। तो इसमें गिल्ट से भी सुसाइड होती है। अब गिल्ट के बहुत से रीजन हैं। एक रीज़न मैंने जिक्र किया कि आदमी की फैंटेसीज और ख्याल जो हैं, इम्पल्सेस बुरे कामों करने के। लेकिन कभी कभी यह है कि बुरा काम गलती से हो जाता है, बुरा काम गलती से हो जाता है,
या ये कि आप कार चला रहे हैं और कार का एक्सीडेंट हुआ, दोस्त मर गया, आप जिंदा रह गए, तब उसमें ये होता है कि यार मैं क्यों जिंदा रहा, वो तो बेचारा मर गया, तो उससे आपको गिल्ट हो जाती है। तो गिल्ट के तो बहुत से रीजंस हैं, लेकिन ये कि ये सुइसाइड देखिए एक मोहब्बत की कमी से, एक शहादत से, एक जो है गुस्से से, और एक गिल्ट से, और दो और रह जाती हैं इसमें। एक की नेकी से भी हो सकती है कि कभी कभी ये होता है इंसान को एहसास कि यार मैं बहुत बर्डन हूं दूसरों पे, अब दूसरे माने ना माने लेकिन मैं हूं बर्डन। अब इसमें यह भी गुंजाइश है कि वो आदमी ओवर एस्टिमेट कर रहा अपना बर्डन होना, वो भी है, तो क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया। लेकिन कभी जो गिल्ट पे भी आएगा जी, हाँ, गिल्ट में भी बढ़ सकती है, डिप्रेशन में। तो लेकिन ये कि यह है कि कभी कभी सच भी होता है, ये बात तल्ख है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि कभी कभी इंसान सचमुच दूसरों पे बर्डन हो जाता है, और फिर उस इंसान का ज़मीर उससे यह कहता है कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं दूसरों पे बर्डन रहूं, और ये बेहतर है कि मैं मर जाऊं ताकि दूसरों की जिंदगी अच्छी हो सके। तो ये अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड भी एक चीज है। अब सोचिए कि कोई आदमी इतनी बीमारी में है, जो बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, खानदान गरीब है, खाने के भी पैसे नहीं है, अब मियाँ बीमार है या बीवी बीमार है, दूसरा जो शौहर या बीवी है वो मुसीबतों से कहीं ना कहीं से मुहैया कर रहा है सामान, और मियाँ को पता है कि भी ये अगर पैसा मेरे दवा पे नहीं खर्च होगा तो बच्चों के लिए खाना मिल सकता है। सो इस तरह के हालात में सुइसाइड जो है वो कभी कभी एक नेक काम भी हो सकता है, और एक हकीकत के करीब और एक अच्छे ज़मीर की पैदाइश भी है। कि कोई आदमी है, पैरालाइज हो गया, अब पूरी बॉडी पैरालाइज है, बेड पे पड़ा है, 30 साल का लड़का, अब जिंदगी भर ऐसे रहेगा। एक तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, तो वो जो मोहब्बत वाला एंगल आ गया, उसको ना मोहब्बत मिलेगी ना वो मोहब्बत करेगा, लेकिन उससे बड़ी बात क्या हो गई कि वो बर्डन बन गया ना अपने माँ बाप पे। चाहे माँ बाप नेक हों, घर पे ले जाके रखें, नर्स रखवा दें, नौकर रखवा दें, लेकिन है तो एक बोझ। तो अगर उसको कहीं से जहर की एक गोली मिल जाती है ऐसी हाइपोथेटिकल, और वो खा लेता है, तो उसमें जो है नेकी का एंगल भी देखना चाहिए, और एक खुदकुशी का भी एंगल देखना चाहिए। फाइनली शर्म की वजह से, शर्म भी जो है वो बड़ी चीज़ है कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो कि अब रिवील होने वाला है और आपके बीवी बच्चों को पता चलने वाला है, तो उस वक्त आदमी इतना जलील होगा उनकी आंखों में, उनकी अपने बच्चों की आंखों में इतना गिरेगा कि वो खतरा बर्दाश्त नहीं है इंसान को, तो उस वक्त भी आदमी सुइसाइड कर सकता है। सलमान साहब, अभी तक जो हमने जिक्र किया वो आपने इनफरादी इंडिविजुअल जो रीजंस हैं उसके बारे में किया। ये जो सुसाइड को डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरह से देखा गया है। जापानी कल्चर में जो हाराकारी जो है वो एक तरह से रिवेयर की जाती है, उसके आदाब हैं, कब की जाए, कैसे की जाए, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर कुछ आप कहेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स का जो एटीट्यूड है सुसाइड की तरफ, उसके बारे में? देखिए, इसको दो में डिवाइड कर लें। आपका सवाल जायज़ है और जवाब का हक रखता है, लेकिन इससे पहले भी एक सवाल कर लें कल्चर ही के बारे में। वो ये कि क्या कुछ कल्चरों में सुसाइड ज़्यादा होती है, और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या कुछ कल्चरों में सुसाइड कम होती है, और ऐसा है तो क्यों? क्योंकि डिप्रेशन जो चीज़ है, या जिसको आजकल कहते हैं बाइपोलर डिजीज़ या मेजर डिप्रेशन वगैरह, ये इसका तो कुछ जेनेटिक एंगल भी है। सुसाइड का कोई जेनेटिक एंगल नहीं है, डिप्रेशन का है, और डिप्रेशन कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ सुसाइड, लेकिन सुसाइड इटसेल्फ इज नॉट जेनेटिक। तो ये कल्चरल है चक्कर इसमें क्या है कि कुछ मुल्क हैं जहाँ सुसाइड ज़्यादा है। वो मुल्क हैं जापान, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ये 4 मुल्कों में सुसाइड ज़्यादा है,
और कुछ मुल्क हैं जिनमें सुसाइड बहुत कम है, वो है हॉलैंड, ब्राज़ील, इटली। तो ऐसा क्यों है भाई? तो अगर ध्यान से सोचे आदमी और ज़रा कैमरा पीछा करके बड़ा लंबा पैन शॉट ले तो ये पता चलता है कि इन कल्चरों में कोई डिफरेंस है कि हॉलैंड, इटली और ब्राज़ील जहाँ सुसाइड रेट्स कम है, वहाँ पे बच्चों का पाला जाना एक डिफरेंट तरह से। उनके अंदर इतनी गिल्ट, इतनी शर्म नहीं पैदा करते, उनको खेलने देते हैं ज़्यादा, उनको ज़्यादा लंबा वक्फा देते हैं गलतियां करने का और ज़्यादा आज़ादी अपने आप को एक्सप्रेस करने की। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जापान, यहाँ पे शेम इंडक्शन बहुत है और सज़ा बहुत सख्त है। अगर गलती हुई बच्चे से जो सज़ा सख्त मिलेगी, तो जो चीज़ माँ बाप और बच्चे में होगी वो कल को ज़मीर और अब इंसान के अंदर आ जाएगी। तो एक तो ये कल्चर का एंगल है कि नर्म कल्चरों में, नर्म दिल कल्चरों में सुसाइड कम है, और जहाँ ज़्यादा सज़ा है और जहाँ ज़्यादा शर्म का ख्याल है वहाँ सुसाइड ज़्यादा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जी। तो एक तो ये कल्चर की बात हो गई। अब दूसरे हुई कि क्या कल्चरल वेरिएबल्स हैं जो एड एंड अबेट करते हैं सुसाइड को। यकीनन, जैसे अब इसमें देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट तरह के, एक तरह के नहीं, डिफरेंट तरह के। एक तरह का तो ये हो गया शहादत का चक्कर। तो अब शहादत चाहे वो फिलिस्तीनी सुसाइड बॉम्बर्स की हो, शहादत चाहे वो हाराकिरी की हो, शहादत चाहे वो ये, बल्कि सुसाइड बॉम्बिंग तो शुरू इन्होंने की तमिल टाइगर्स ने, जिसमें वो लड़की ने जाके राजीव गांधी साहब का, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका खून किया, साड़ी पहने हुए उसके अंदर बम लेके गई वो। तो ये सुसाइड बॉम्बिंग वहाँ से तमिल टाइगर से शुरू हुई। तो नतीजे के तौर पे चाहे वो तमिल टाइगर हो, चाहे वो पैलेस्टीनियंस हो, चाहे वो जापानीज हो, और हिंदुस्तान के स्ट्रगल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो नतीजे के तौर पे ये हर जगह हुई, यू नो, कि जब आज़ादी की जंग में इंसान रिस्क लेता है, वो भी सुसाइड एक तरह की है। तो एक तो ये पॉलिटिकल सुसाइड हो गई, ये कल्चर है। दूसरा ये है कि कुछ कल्चरल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ की कल्चर इंसान को इतना सफोकेट कर देता है कि इंसान जिंदा नहीं रहना चाहता। कि जैसे पुराने ज़माने की अरेंज्ड मैरिजेस, पुराने ज़माने की, आजकल तो अरेंज मैरिजेस भी लड़का लड़की मिल भी सकते हैं एक दूसरे से, कुछ थोड़ी एक दो बार अकेले भी जा सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं, रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। तो वो अरेंज मैरिजेस अब उतनी सख्त नहीं रही कि जैसे कि आपने देखा ही नहीं कि आपकी किससे शादी होने वाली, और आप एक लड़की हैं 18 साल की, 19 साल की, आपकी शादी करा दी और पता चला भेज दिया फलाने गांव में, अब वापस भी नहीं आ सकती हम वहाँ से, और आपके कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो अब वो आपकी सास अगर जालिम है और आपके मियाँ के घर का कल्चर डिफरेंट है, और आपका बाप और माँ अब आपको छोड़ चुके हैं कम्प्लीटली, और आपकी कोई इनकम नहीं है, तो फिर कुआं में कूदोगी नहीं करोगी। तो नतीजे के तौर पे वो अरेंज मैरिजेस में, ओल्ड स्टाइल अरेंज मैरिजेस में भी यंग में सुसाइड हो सकती है। फिर हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुओं में पुरानी एक रवायत थी सती की, जिसमें कि क्योंकि बेवा के राइट्स इतने कम थे कि नतीजे के तौर पे अगर आदमी मर गया तो औरत को भी मरना ज़रूरी है। तो उसमें एक वो बजाय इसके कि वो खून करे औरत का, औरत को कल्चरली इनकरेज किया हुआ था कि वो भी चिता पे लेट जाए और जल के मर जाए। तो ये भी एक कल्चर का रूप है। अल्लाह के फजल से ये बीमारी अब ख़त्म हुई हिंदुस्तान में। अब ये भी एक आध केस हो जाते हैं, लेकिन साल में कहीं एक रिमोट जगह पे एक या दो केस, बट ओवरऑल दिस ट्रेडिशन थैंकफुली हैज बीन पुट असाइड। जी। फिर ये है कि आम तौर पे सुसाइड जो है वो मिडिल एज मर्दों का खेल है। औरतें अटेम्प्ट ज़्यादा करती हैं, मर्द कमिट ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे मर्द जो हैं वायलेंट ज़्यादा हैं, तो और एक्सेस टू वायलेंट मीन ज़्यादा है, उनको बंदूक मिलना, चाकू मिलना ज़्यादा आसान है। तो नतीजे के तौर पे ये नहीं है कि मर्द सुसाइडल ज़्यादा हैं,
औरतें भी उतनी ही सुसाइडल हैं, लेकिन औरतों के पास बंदूकें कम हैं, औरतों के पास चाकू कम है, औरतों के पास ये अवेलेबिलिटी कम है कि वो 18वें फ्लोर पे अकेली खड़ी हों, तो उनके रिसोर्स कम है वायलेंट मीन्स के। उतनी ही सुसाइडल हैं औरतें जितने मर्द, लेकिन मर्दों के पास रिसोर्स ज़्यादा है वायलेंट मीन्स का, तो नतीजे के तौर पे मरते मर्द ज़्यादा है सुसाइड में, औरतें कम मरती हैं। लेकिन और आमतौर पे मिडिल एज में, क्योंकि मिडिल एज में क्या होगा, और मिडिल एज की क्या डेफिनेशन है, ये तो लाइफ स्पैन पे डिपेंड करेगा। हम जब इंडिया में, जब मैं था, जब बच्चा तो 55 साल थी लाइफ एज, तो हम कहते थे 30 साल के आदमी को मिडिल एज, तो जाहिर है कि वो तो बदल चुकी है। इंडिया में भी अब 70 हो गई है मीडियन एज, यहाँ पे तो 77 है मर्दों की और 78-80 के करीब औरतों की मॉडल एज के, मतलब 50% ज़्यादा जिएंगे, 50% कम, ये इतना एवरेज पॉइंट है। क्या है कि 60 पे पहुंचता है जब आदमी, तो आदमी के जहन में एक सवाल आता है, हर सोचने वाले आदमी के, यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, और मैं यहां हूं किस लिए, और क्या मैं यही सब करने के लिए आया था कि 2 गाड़ियां खरीदूं और 1 मकान खरीदूं और 3 बच्चे पैदा करूं और रोज एक ब्राउन रंग की बिल्डिंग में जाके लोगों के गम सुनूं, यही मेरी तकदीर थी कम वक्त। तो मैं कर क्या रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए? अब तो वक्त निकला जा रहा भैया, अब तो कर लो जो करना है, कि फुर्सते कार फकत चंद घड़ी है यारो, फुर्सते कार फकत चंद घड़ी है यारो, ये न सोचो कि अभी उम्र पड़ी है यारो। तो ये जब मरहला आता है, उस वक्त अगर आदमी ने सिर्फ तमाम जिंदगी कायदे कानून समाजी रिक्वायरमेंट्स में जी है और अपने दिली तमन्नाओं को हमेशा जो है दफन किया है, इतना दफन किया है कि उनको जाना भी नहीं है, तो एक डिस्पेयर की कैपेसिटी आ सकती है। दूसरा क्या कि जब आप 60-65 साल के होते हैं तो एक हद तक पहुंचते हैं। पहले आपने एक टोयोटा गाड़ी खरीदी, फिर आपने एक लेक्सस खरीदी, फिर आपने एक मसेराटी या लैम्बोर्गिनी खरीदी। अब एक वक्त के बाद उससे बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते आप। पहले आपका 1 बेडरूम का अपार्टमेंट था, फिर 2 बेडरूम का, फिर आपने 3 बेडरूम का लिया, फिर एक 3 बेडरूम का घर लिया, फिर एक 5 बेडरूम का घर लिया। अब उससे ज़्यादा नहीं जा सकते आप। उसी तरह से न सिर्फ ये मटीरियल एक्विजिशंस की लिमिट आएगी, बॉडीली अचीवमेंट्स की लीड आएगी। कितना तेज चल सकते थे आप, अब कितना तेज चलते हैं, कितनी रात तक जाग सकते थे, कितनी रात तक अब कितने जल्दी सोने जाते हैं। मैं बताऊं कि मेरा ये हमेशा था, जब मेरे बच्चे छोटे थे, आपके साथ भी होगा सूनर और लेटर, कि बच्चे सो जाते थे, हम घर की लाइट ऑफ करते थे। अब यह है कि हम सो जाते हैं और बच्चे घर की लाइट ऑफ करते हैं। तो ये वक्त भी आता है तो ज़िंदगी में बदलती है। सेक्स भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेक्स की पोटेंसी भी कम होती है। तो इन सब चीज़ों से जब इंसान की बॉडी बदलेगी तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर उससे आप पैनिक हो रहे हैं तो एक उम्र कम रह गई, एक उम्र का मकसद आपने जिया नहीं है, और एक अपनी बॉडी को आप जो है यूज टू नहीं हो रहे हैं, नई बॉडी को, और अभी भी पछता रहे हैं कि यार वो बॉडी क्यों नहीं है मेरी जब मैं 25 साल का था। वो गई भैया, वो गई, समझी। तो नतीजे के तौर पे ये मिडिल एज में सुसाइड बढ़ती है। लेकिन वापस जाने में ये तो हो गई इनफरादी। अब कल्चर में चलिए, कल्चर में जवान लड़कियां जिनकी बहुत बुरी शादी करा दी गई है उनकी मर्जी के खिलाफ, वो कल्चर में बहुत ज्यादा अमेरिका में गरीब तरीन काले यंग मैन, गेटो, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके घर में ना माँ ना बाप, कोई रिलायबिलिटी नहीं है और कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब रिलायबिलिटी नहीं होगी तो होप नहीं होगी, जब होप नहीं है तो सिर्फ आदमी तमन्ना से जी रहा है। होप और डिज़ायर तो सीसॉ है, जहाँ होप है वहाँ डिज़ायर को पोस्टपोन कर सकता आदमी, जहाँ होप नहीं है वहाँ सिर्फ डिज़ायर से जिएगा, तो हेडोनिस्टिक लाइफ। तो नतीजे के तौर पे जब कोई होप ना हो तो आदमी
तमन्ना से जीना चाहता है। तमन्ना अब है उसकी शराब पीने की, खाना खाने की, कार खरीदने की, सेक्स करने की। अगर वो भी ब्लॉक हो गई, उसके पास पैसा नहीं, तो अब ना होप रही ना तमन्ना। तो नतीजे के तौर पे यंग पुअर ब्लैक मैन कमिट सुसाइड अ लॉट। अच्छा, जैसे इंडिया में फार्मर्स की सुसाइड, इंडिया में फार्मर, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जवान लड़की की बुरी अरेंज मैरिज कर देना, उससे हाथ धो देना बिल्कुल। यहाँ पे गरीब कालों के यूथ की होपलेसनेस, ये वॉर में या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स में, वेदर इट्स इंडियाज, वेदर इट इज़ पैलेस्टीन्स, वेदर इट इज़ एनीबडी। तो ये इस तरह की सुसाइड जो है, ये सब कल्चर से रिलेटेड है, जो ग्रुप से रिलेटेड है, एज अगेंस्ट ये। अब इसमें एक ग्रुप कहा तो उससे ज़्यादा है कल्ट में। आमतौर पे तमाम कल्ट सुसाइड में ही एंड होते हैं। उसमें हर आदमी कन्विंस हो जाता है कि दुनिया खराब है, मैं ठीक हूँ और हम कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं। सलमान साहब, दो चीज़ें मेरे जहन में आई। एक तो जो आपने कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की, प्रेडिक्टेबिलिटी जो फिर होप देती है, और होप जो आपकी डिज़ायर को पोस्टपोन करने की ताकत देती है। आप इस चीज़ की थोड़ी सी और वजाहत कीजिए हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो शायद जिनका ताल्लुक साइकाइट्री के साथ या साइकोलॉजी के साथ नहीं है। ये अच्छा किया आपने ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बात है। देखिए, उम्मीद और तमन्ना, इन दोनों चीज़ों का रिश्ता ऐसा है जैसे बच्चों के पार्क में सीसा होता है ना, वैसा कि आप जैसे देखिए, इस वक्त मसूद साहब बैठे हैं यहाँ मेरे पास। मसूद साहब को ये उम्मीद है, बल्कि यकीन भी है, क्योंकि उम्मीद स्ट्रांग हो तो यकीन में तब्दील हो जाती है कि ये इंटरव्यू सूनर और लेटर ख़त्म होगा। उसके बाद ये अपना बीवी से हंस हंस के बातें करेंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, जो भी करेंगे। तो ये इस वक्त उस उम्मीद की वजह से ये खाना शुरू नहीं कर रहे हैं और चाय पीना शुरू नहीं कर रहे हैं। अपनी बीवी से को फ़ोन नहीं अभी निकाल के इन्होंने कर दिया, क्योंकि इनको उम्मीद है कि इस जेल से ये रिहा हो जाएंगे। तो उम्मीद की वजह से अपनी तमन्ना पे बैठे हैं। अब फर्ज कर लीजिए, मैं मसूद साहब से कहता हूँ, देखिए मसूद मियाँ, ये इंटरव्यू जो है ये तमाम जिंदगी चलेगा और इससे आप निकलने वाले नहीं हैं। ये जो है इंटरव्यू, अब आप जा नहीं रहे मेरे घर से और इस कुर्सी से, अब यहाँ पे मैं तो करूँगा कोई 8, 10, 15 घंटे बाद। अब जब इनको ये पता चलेगा कि यार यहाँ से तो ये इंटरव्यू से निकलने की कोई रिहाई का वही नहीं है सूरत, तब ये जो है कहते हैं अच्छा तो मैं तो फिर जेब से निकालेंगे चॉकलेट और खाना शुरू कर देंगे। तो ये है चक्कर। तो जब आदमी एक नाउमीदी की हालत में फंस जाता है, तब आदमी कुछ भी कर सकता है। तो हालांकि इसका इतना खास मतलब नहीं है इस बात से, लेकिन कितना अच्छा नाउमीदी पे शेर देखिए कि यास देखो कि गैर से कह दी, यास देखो कि गैर से कह दी बात अपनी उम्मीदवारी की। तो बहरहाल इसका उससे उतना गहरा मतलब नहीं है, लेकिन ये कि उम्मीद पे आदमी जीता है। उम्मीद कि कल ये होगा, परसों ये होगा, मैं हाई स्कूल करूंगा, मैं कॉलेज करूंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे। तो एक उम्मीद है जो हमें लेके चल रही है। शादी के बाद भी बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, हाई स्कूल करेंगे, कॉलेज जाएंगे, उम्मीद लगी हुई, उम्मीद से चल रहे हैं। जब उम्मीद पे को काट दो कि कोई होप ही नहीं है, जब होप नहीं है तो फिर आदमी कहता है मैं तमन्ना पूरी कर लूं इसी वक्त। अब वो तमन्ना को भी ब्लॉक कर दें आप, कोई एक्सेस, तो फिर तो सिर्फ मौत ही रह जाती है। तो ये है सारी बात खूब। और इसमें एक और बात भी ये है ना कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी अपनी तरह से ना जी पाए जैसे वो जीना चाहता है, तो एक तरह से मौत आदमी के दिल में दाखिल हो ही जाती है। तो फिर वो हल्के हल्के मरता है या खुदकुशी से मरता है। ये हल्के हल्के मरने की बात भी है इसमें, ये भी समझना चाहिए। चलिए हम इस पे बात करते हैं। एक और मुझे आपसे थोड़ी वजाहत एक और चीज़ की लेनी थी, वो मैं बाद में आपसे पूछता हूँ। आप इसके बारे में कुछ कहिए, हल्के हल्के से मरने के बारे में। देखिए क्या है कि जिंदगी जो है आपको मिली, अगर आप खुदा में बिलीव करते हैं तो खुदा ने दी, नेचर ने दी, बायोलॉजी ने दी, जो भी जिंदगी आपको मिली, एक आपको तोहफा दिया गया। तोहफा अगर आप इसको समझें, तोहफा समझेंगे आप इसलिए कि अगर आपके माँ बाप ने आपसे मोहब्बत की, आप खुश पैदा हुए हो, खुश रह रहे हैं, तो जिंदगी एक तोहफा है। अब उस अच्छी सी चीज़ को साफ भी तो रखना चाहिए ना,
कि आपने गाड़ी खरीदी तो कार की सर्विस करानी चाहिए, कार को कभी कभी वॉश भी कराना चाहिए, वैक्यूम भी करना चाहिए कार के अंदर। उसी तरह को आदमी को अपने जहन और अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। तो लेकिन वो इंसान जिससे नफरत की गई है और जिसको जिंदगी तोहफा नहीं मालूम होती बल्कि जिंदगी सजा मालूम होती है, तो वो इंसान फिर अपना ख्याल कैसे करे? तो वो अपना ख्याल नहीं करता है, तो वो फिर सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, गाड़ी रेकलेसली चलाएगा, पैसा इधर उधर वेस्ट करेगा। तो एक तरह से वो आदमी जी तो रहा है लेकिन वो जीते जी मर रहा है। तो ऐसा है जैसे आप कार खरीदें और आपके पास हो गए 7 साल इस गाड़ी को, आपने कभी इसकी सर्विस नहीं कराई, आपने कभी इसको वॉश नहीं कराया, आपने कभी इसमें वैक्यूम नहीं किया, तो कार तो खराब होगी ना। और आप जाहिर कर रहे हैं लोगों पे और अपने आप पे और दुनिया पे कि यू आर आउट टू डिस्ट्रॉय दिस कार। उसी तरह से इंसान की जिंदगी है। आप अपना ख्याल ना रखें, आप डॉक्टर के पास ना जाएं, आप आलतू फालतू फजूल की चीज़ें खाएं, आप बदपरहेजियाँ करें, आप शराब पिएं बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने शराब पिए पे मैं रुका नहीं था, तो इस पे मुझे माफ़ करें इस पे। तो शराब पिए बहुत ज़्यादा, सिगरेटें पिए आप, सिगरेट का तो कोई भी अच्छा काम नहीं है। और इस तरह पैसा ज़ाया करें अपना, एक्सरसाइज ना करें, तो इस तरह से आप हल्के हल्के अपने आप को मार ही रहे ना। तो ये स्लो सुइसाइड्स भी होती हैं जो भी काउंट नहीं होती सुइसाइड में। ये भी है कि इस पे एक मेरा शेर है कि हम बहुत दिन जिए हैं दुनिया में, हम बहुत दिन जिए हैं दुनिया में, हमसे पूछो कि खुदकुशी क्या है। हाँ, बहुत तो अच्छा। एक तरह जिंदगी भी मुश्किल चीज है, लेकिन ये कि ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिए उसे। जी बहुत अच्छा। आप एक और बात कहने वाले थे। जी, तो आपने जिक्र किया था कि औरतें और मर्द जी सुइसाइडल, वो शायद उनका रेट सुइसाइडल होने का एक सा ही है। मर्दों के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, लीथल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए दे एंड अप कंप्लीटिंग सुइसाइड्स मोर ऑफ्टन देन फीमेल्स। तो सलमान साहब, एक चीज़ तो है आउटराइट अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की ख्वाहिश करना और फिर वो कदम उठाना जिससे वो आप उसे ख़त्म कर दें। एक है अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को काटना, अपने आप को जलाना, जो मतलब जिसको सेल्फ म्यूटिलेशन कहिए, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर कहिए, इसका सुसाइड के साथ कोई ताल्लुक है क्या? ये एक ही चीज़ की दो पहलू है या मुख्तलिफ है? इसमें देखिए, जो ये सेल्फ म्यूटिलेशन है, जो लोग अपने आप को काटते हैं और ये सब और खून निकालते हैं, तो इसमें एक तरह की नहीं है, ये कई तरह की है। ये सिंड्रोम, ये जो बीमारी है, इसको बीमारी कहें या आदत कहें या ये कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने आप को तबाह करने की बात कहें, तो इसमें ये काटने का मामला जो है मुख्तलिफ तरह का है। तो जहाँ ज़्यादा गहरा काटना है वो सुसाइड से है जुड़ा हुआ, वो एक पार्शियल आधी सुसाइड है, लिमिटेड एंड पार्शियल सुसाइड है, जिसमें गहरा जख्म हो। लेकिन कुछ जगह आप कभी कभी देखेंगे कुछ मरीजों को जो गहरा जख्म नहीं करते हैं कभी, वो हल्के से ब्लेड से एक लाइन सी बनाते हैं, वो दूसरा चक्कर है, उसका सुसाइड से मतलब नहीं है। उसकी और अलामतें हैं तो उसको जाने दें, उसका सुसाइड से मतलब नहीं है। लेकिन ये एक बात और आपके सवाल से जहन में आई, औरत मर्द के बारे में, कि देखिए एक तो है ये एक्सेस टू वायलेंट मीन्स, मीनिंग कि बंदूक चाकू ज़्यादा, या 15 फ्लोर पे अकेले खड़े होने की भी तो वक्त चाहिए ना जाने की, तो वो ये सब तीन चीज़ें मर्दों को ज़्यादा हासिल है। तो एक तो एक्सेस हो गई, अवेलेबिलिटी। दूसरी एक और बात भी है कि मर्दों में एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है औरतों से। इस पे एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि 8 लड़कियों को लिया, 8-8, 9-9 साल की, एक कमरे में रखा और कहा देखो बेटा कि मम्मी और डैडी जो है ना वो जा रहे हैं कोई 1 घंटे के लिए बाहर, तुम लोग इसी कमरे में रहना, समझी, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाहर पता नहीं क्या क्या है, तो हम कमरे को ताला लगा देते हैं और तुम कमरे में ही रहना और हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। 8 लड़कों को रखा एक ही कमरे में और उनको भी यही डायरेक्शन दी और ताला लगाया और चले गए। 1 घंटे बाद वापस आते हैं तो 8 लड़कियां कमरे में बैठी हुई, वापस आते हैं तो उसमें से 2 लड़के खिड़की तोड़ के बाहर कूद गए।
कि उनके बस में नहीं है कि कुछ करें कैसे ना, कुछ तो करना चाहिए। तो करने की जो तमन्ना है, एक्टिविटी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो एक एक्टिविटी का पोटेंशियल और एक एक्सेस, ये दो चीज मिलके मर्दों में ज्यादा सुसाइड। हाँ, ये ज्यादा सुसाइड। दूसरे क्या है, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन में मेट्रियार्कल सोसाइटी है, उनका सिस्टम अलग है। तो हमारी सोसाइटी जो है ज्यादातर पेट्रियार्कल है। तो उसमें क्या हो गया है कि अगर आप मर्द हैं, जैसे आप हैं या मैं हूं, तो हम लोगों को कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि हम पैसा कमाएंगे या पैसा नहीं कमाएंगे, हम नौकरी करेंगे या नौकरी नहीं करेंगे, तो हम ही करना है कि हम घर चलाएंगे और घर खरीदेंगे, नहीं, ये जहन में चॉइस ही नहीं है ही नहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी में। औरतों के अंदर स्टिल भी चॉइस है। बुरा मानेंगी एक दो औरतें, गुस्सा करेंगी, शायद आपकी बीवी भी नाराज हो, मेरी बीवी भी नाराज हो ये सुन के, लेकिन ये हकीकत है, उनको थोड़ी सी चॉइस है अभी भी। बल्कि अच्छा है कि चॉइस है कि भाई मैं ये करूं या ये करूं, ये तो अच्छी बात है। आपको हमें कोई चॉइस ही नहीं थी, कभी चॉइस थी हमें कि हम ना करें? बिल्कुल ठीक, कभी तो नहीं थी। उससे क्या होता है कि फिर आप सक्सेसफुल ना हो। तो सक्सेस, अगर सोसाइटी में सक्सेस मनी से और अचीवमेंट से मानी जा रही है, तो वो ना हो तो फिर सुसाइड का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये सब बातें हैं। वो जो आपने जिक्र किया था उन मुहर्रिकात का, उन फैक्टर्स का, उसमें एक तो मतलब जो एक तरह से जो फेस है कि आपको, अगर आप अपने मैल पे पूरे नहीं उतर रहे जी। तो फिर वो तो गिल्ट पैदा होगा जी। अच्छा, सलमान साहब, आइडेंटिफाई कैसे करें अगर एक फैमिली में कोई शख्स है जो इमोशनली डिस्ट्रेस में है, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या इंडिकेटर्स हैं जिनको जहन में रखना चाहिए अगर हम सुसाइड का पोटेंशियल या रिस्क हम असेस करना चाह रहे हैं अपने फैमिली में, दोस्तों में, अहबाब में, तो क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए? देखिए, इसमें आपको कमाल की बात बताऊं, जब मैं आपसे सीनियर हूँ पढ़ाई में, वैसे तो सब ठीक है, हम दोस्त हैं, लेकिन ये कि मैंने पढ़ना पहले शुरू किया, ऐसा नहीं है मैं गुजर जाऊंगा तब तक आप सीनियर हो जाएंगे और लोगों से, तो इसमें कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। तो हम जब पढ़ते थे, साइकियाट्री शुरू की थी, तो हम लोगों को ये सिखाया गया था, शायद आपको भी सिखाया गया होगा, कि डिप्रेशन यानी हर वक्त की उदासी और बेवजह उदासी, सुइसाइडल आइडिएशन, सुइसाइड का, खुदकुशी का ख्याल, और नाउमीदी, ये तीन चीजें जो हैं ये प्रेडिक्ट करती हैं सुसाइड को। यही हमको सिखाया गया था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हजारों लोग नाउमीदी में हैं, डिप्रेशन में हैं, सुसाइड की सोचते हैं, वो कभी खुदकुशी नहीं करते, और बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं जिन्होंने ये तीनों बातें, जिनके अंदर नहीं होती। तो नतीजे के तौर पे ये ट्रायड जो है, ये तीन चीजें जो हैं, नाउमीदी, बेवजह और हर वक्त की उदासी, और जिस पे निदा फासली का कितना अच्छा शेर है, माफ कीजिएगा, कि अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। ये बेकार का रोना जो है, ये बेकार से यह मतलब नहीं, यूजलेस मीनिंग अननेसेसरी, टू मच सैडनेस, दैट मींस इट्स बिकम ए क्लिनिकल फिनोमेना, एक बीमारी हो गई। तो नाउमीदी, ये हर वक्त की उदासी और खुदकुशी का ख्याल, ये हमको बताया गया था। तो ये तीन चीजें करती हैं प्रेडिक्ट, लेकिन ये ग्रुप को प्रेडिक्ट करती हैं कि ये 100 आदमियों में ये है और 100 आदमियों में नहीं है, तो ये सुसाइड इस ग्रुप में ज्यादा होगी। लेकिन इनफरादियत पे ये इनका कोई हक नहीं है। नतीजे के तौर पे एक आदमी में ये तीनों बातें हो, आप में हो और मुझ में ना हो, आप सुसाइड नहीं करेंगे, मैं कर लूंगा सुसाइड। तो पता ये चला कि ये तो प्रेडिक्टर नहीं अच्छा। तो इसमें एक साहब थे जिनका इंतकाल हो गया कोई 2-1 साल पहले, जैन फॉसेट इनका नाम था, FAWCETT, जैसा कि वो फिल्म एक्ट्रेस थी ऐसे बालों वाली, फैरा फॉसेट। तो ये ही वॉज वन ऑफ द एडविन श्नाइडमैन एंड जैन फॉसेट, ये दो सबसे बड़े अमेरिका में थैनाटोलॉजिस्ट गुजरे हैं, मौत के स्कॉलर्स। तो इन्होंने जिंदगी लगा दी इस पे, सुसाइड प्रेडिक्शन पे,
कि कैसे देखें कि आदमी को फला सवाल पूछें और देखें कि ये करेगा सुसाइड, नहीं ये कर लेगा और ये नहीं करेगा। तो इन्होंने भी बदले बहुत से। आखिरी वक्त में अपने जब ये थे रिसर्च में, तो इन्होंने 3 बातें बताई कि सडन ऑनसेट और सडन इंक्रीज ऑफ ड्रिंकिंग, कि आदमी जो शराब नहीं पीता है वो शराब पीना शुरू कर दे एकदम से, या जो पीता है वो बहुत बढ़ा दे एकदम से, एक। दूसरा, पैनिक अटैक्स, जिसको उर्दू में कहेंगे कि एक निहायत घबराहट का दौरा पड़े, बहुत सडनली, बहुत सिवियर घबराहट का दौरा, नर्वसनेस का पड़े, 2। और तीसरा, रात में नींद ना आए बिल्कुल। तो ये 3 चीज़ों उन्होंने प्रेडिक्ट करी थी आखिरी रिसर्च में। अब से कोई 4 साल पहले मैं एक पेपर लिख रहा था, तो मैंने कहा कि ये रिटायर हो चुके थे, तो मैंने इनको ढूंढा, ये रिटायर करके न्यू मैक्सिको में रहते थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, देखिए आप ये सीनियरिटी तो हमेशा रहेगी। तो मैंने कहा आप इतने सीनियर हैं, उस वक्त हो गए थे 94-95 साल के। तो मैंने कहा ये जो आपने 3 बातें अपने आखिरी पेपर्स में लिखी थी, ये सही है, इसको इसी को मैं एंडोर्स करूं? कहने इस पे भी मुझे भरोसा नहीं रहा अब। हाँ, कहने मुझे इस पे भी भरोसा नहीं रहा। कहने सच बात यह है डॉक्टर अख्तर कि कोई आदमी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन सुसाइड करेगा और कौन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, वो तो उन्होंने कहा कि वो शायद इनकिसारी भी हो उनकी, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से ये 3 प्रेडिक्टर सच हैं। जिन कल्चर्स में शराब ना हो, इतनी प्रेवलेंट नहीं है, हाँ, वहां पे कम से कम रातों की नींद उड़ जाना और नर्वसनेस के दौरे पड़ना, आई थिंक ये होगा। वहाँ जिन कल्चरों में शराब नहीं है, वहाँ पे लोग सिगरेट पी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक आदमी 5 सिगरेट पीता था, अब देख रहा है 40 सिगरेट पी रहा है, हर वक्त मुंह में सिगरेट है। या कुछ कल्चरों में अफीम है, अफीम वहाँ पे। तो मुख्तलिफ किस्म के, मतलब ये कि एक नशे की हालत ढूंढे आदमी बेखुदी की, यू नो। सो ये 3 प्रेडिक्टर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छे हैं, ख़ास तौर पे सडन ऑनसेट का ये नशा और एक्यूट अटैक्स ऑफ पैनिक एंड जस्ट प्रोफाउंड इंसोम्निया, बिल्कुल ही नींद ना आए आदमी को रात में। हाँ, क्योंकि रात में सोने के लिए, आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूँ रात में, एक इंसान को सुकून चाहिए जी, और ये यकीन चाहिए कि कल सुबह जिंदा होऊंगा मैं, और ये दुनिया इस काबिल है कि जिसमें मैं जिंदा होना चाहता हूँ। वो सब नहीं होती है लोगों के पास। तो रात में नींद उड़ जाना और हर वक्त एंग्जाइटी के दौरे पड़ना, ये खतरनाक चीज़ है। और यही चीज़ अगर आप अपने आप में पाएं तो दैट वुड बी द टाइम कि आपको हेल्प करना चाहिए। अब ये हेल्प करने पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक ये है कि आम डॉक्टर, जैसे अब चलिए आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं, हम तो स्पेशलिस्ट हैं इस काम में, लेकिन जैसे कोई इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर है, कोई इवन फैमिली प्रैक्टिशनर है, या कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, कुछ भी, तो इन डॉक्टरों को, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या अमेरिका में हो, कभी कभी ये डर लगता है कि हम किसी से पूछेंगे कि आपने सुसाइड की तो नहीं सोची, तो उसको हम सजेस्ट कर देंगे और वो सोचने लग जाएगा। ये ख्याल मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, ये अपने दिल से निकाल लें। कोई आदमी आपके सवाल पूछने से सुसाइड नहीं कर लेगा, एक, बल्कि सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछने से आदमी अगर छुपाए बैठा है बात, तो वो जाहिर होगी, नंबर 1। नंबर 2, तो सवाल तो पूछना चाहिए ज़रूर। अगर कोई आदमी बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा, और बहुत उसको नर्वसनेस के दौरे पड़ रहे हैं और नींद नहीं आ रही, तो उससे पूछना चाहिए कि भाई साहब या बीबी, आपने खुदकुशी की तो नहीं सोची, या सोची है खुदकुशी की, मुझे बताइए आप। अगर वो बोलता है कि सोची है, तो फिर पूछना चाहिए किस तरह से खुदकुशी करने की सोची है आपने। उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना एक्शन प्लान है। तो फिर ये बात समझनी चाहिए, और उसके बाद ये देखना चाहिए कि ये आदमी ईमानदार कितना है, और ये आदमी अपना ख्याल अभी भी कितना रखता है और करता है। अगर झूठा है और अपना ख्याल नहीं करता, तो इसको फौरन मदद की जरूरत है, क्योंकि आपसे भी झूठ बोल रहा होगा और इसको अपना ख्याल ही नहीं है। अगर अपना ख्याल अभी भी है थोड़ा बहुत और ईमानदार है,
तब इससे कह सकते हैं अच्छा तो आप परसों मेरी क्लिनिक में आइए, मैं आपसे बात करूंगा, और तब तक कुछ मत कीजिएगा। तब तो वो मान सकता है, ईमानदार आदमी तो आपसे एग्रीमेंट कर रहा है। और आप अकेले मत रहिए घर में, आप अपनी बहन के घर में जाके सोइए 2 रात, और उसके बाद मैं मंडे को आपको देखूंगा, 9 बजे पहुंच जाइएगा। वो अगर लेकिन वो झूठा है और उसको खुद ही अपना ख्याल नहीं है। मैंने 30 साल पहले एक मरीज देखा था, मैं आज तक नहीं भूला, इमरजेंसी रूम में मैं बात कर रहा था। वो ज़माना था डिफरेंट, जबकि इमरजेंसी रूम में भी लोग सिगरेट भी पी सकते थे। एक ज़माना था 30-35 साल पहले। तो ये आदमी सिगरेट हाथ में लिए हुए बात कर रहा है, ऐसे उसने सिगरेट अपने गाल पे बुझाई और चिर 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 उसकी स्किन जल रही है, और जलते हुए खून निकलने लगा। वो चुपचाप बैठा बातें कर रहा मुझसे। ये आदमी नीड्स सीरियस अटेंशन। तो इसमें एक अजीब व गरीब बात है कि जब आपको जिस मरीज से या जिस आदमी से जिससे आप खुदकुशी का देख रहे हैं कि ये इसमें रिस्क है या नहीं, तो जो आदमी आपको अच्छा लगेगा और प्यारा लगेगा और जिसकी आप जान बचाना चाहेंगे, और जो नेक और ईमानदार होगा, और जो शराब नहीं पीता होगा, और जिसके पास बंदूक नहीं होगी, उसको आप कह सकते हैं कि परसों मेरे पास आना। जो शराब पीता है, बंदूक है जिसके पास, जो झूठा है और जो जालिम है अपने लिए, और जिसे आप पसंद नहीं करेंगे, उसको अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। ये जो आपने थोड़ा पहले कहा कि खुदकुशी के बारे में पूछने से आप इंड्यूस नहीं करते, बिल्कुल नहीं, आपके पूछने से कोई नहीं करता। हाँ, ये सारे डॉक्टरों को और सारे डॉक्टरों के अलावा लोगों को मालूम होना चाहिए। भाई आपकी बहन, आपकी भतीजी, आपका बेटा, आपका भतीजा रो रहा है, दिन रात बैठा हुआ, खाना नहीं खा रहा, सोता नहीं है, उससे पूछो। आपके पूछने से वो नहीं कर लेगा खुदकुशी कि मैंने डाल दिया उसके ज़हन में ख्याल। इतनी पावरफुल आप नहीं है। यही असल में मेरा सवाल था कि ये मशवरा क्या सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है कि पूछें, या कोई भी पूछना चाहिए, कोई भी आपका फैमिली मेंबर अच्छा, है, दूसरी, हाँ, अब इसके रिवर्स बात भी है। कोई आदमी कहे कि मसूद साहब मैं खुदकुशी की सोच रहा हूँ। नहीं यार, मैंने तो ऐसी आपसे बात कही थी, कोई नहीं, ऐसे नहीं करूंगा कुछ भी मैं। नहीं 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 नहीं, कोई आदमी जो खुदकुशी का जिक्र करे उसको सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पुलिस को फोन कर दें और उसको फौरन अस्पताल में एडमिट करा दें, लेकिन उसको इग्नोर ना करें। उसको इग्नोर करना, जिस आदमी ने लफ्ज खुदकुशी बोला है उसको सीरियसली सुने आप। तो अगर मैं आपसे कहूँ मसूद साहब मैं सोचता हूँ कभी कभी खुदकुशी कर लूँ, नहीं यार, ये तो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मैं आपको पता है, मैं हमारे बॉलीवुड की फैमिली है, हम लोग ऐसे बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यू शुड से नहीं सलमान साहब, देखिए मैं ठीक है, मैं जानता हूँ आप करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये जिक्र कैसे आया और ये बात कैसे आपने की खुदकुशी की, थोड़ा बताइए। और वन शुड टेक इट सीरियसली। और चलते वक्त भी कहिएगा, देखिए अगर ये जहन में ख्याल आपके जहन में ज़्यादा आ जाए ना, तो मेरा सेल फोन नंबर तो आपके पास है ही, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं हाजिर हो जाऊँगा। कि one should take it seriously, one should never discard somebody who says खुदकुशी। उसको कहो नहीं मजाक कर रहा था, या ये कि वो खुद ही कहे मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, you have to take it seriously। बहुत तो ये जी। सलमान साहब, एक चीज का आपने जिक्र किया था पहले कि अंडर रिपोर्टिंग भी होती है, और उसकी एक वजह ये है कि फैमिली का या बाकी लोगों का गिल्ट होता है। तो उससे असल में ये सवाल मेरे जहन में आया कि अगर आपके फैमिली में कोई कमिट करता है सुसाइड, तो ये फैमिली के लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ है उसको प्रोसेस करना। तो फैमिली के लिए कुछ मशवरा दीजिए कि एक सुसाइड अगर हुई है तो किस तरह से ये असरअंदाज हो सकती है फैमिली मेम्बर्स पे, और वो इसके लिए क्या करें, कैसे डील करें इसके साथ। देखिए, अगर मैं दुनिया का बादशाह होता, जो कि मेरे ख्याल से तमाम दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, तो एक कानून तो मैं ज़रूर बना देता हमेशा के लिए कि जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें सुसाइड नहीं करनी चाहिए, उनको अलाउड ही नहीं है सुसाइड। क्योंकि क्या होता है कि हालांकि जेनेटिक नहीं है, लेकिन अगर माँ या बाप सुसाइड कर ले तो बच्चे के लिए एक रास्ता खुल जाता है, क्योंकि हम लोग करते वो हैं जो हमारे माँ बाप करते हैं, या हम लोग वो नहीं करते हैं जो हमारे माँ बाप करते हैं। सही। तो हम अपने माँ बाप से दो चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन इसमें ये रास्ता खुल जाता है
कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है सुसाइड। तो नतीजे के तौर पे जिस दिन बच्चे पैदा करो उस दिन सुसाइड का परमिट तो आदमी को सरेंडर कर देना चाहिए कि वो मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी भी, आपकी जिंदगी पे चलिए आपका हक है मान लिया, लेकिन आपको दूसरों की जिंदगी पे इतना हक नहीं है कि उनके लिए भी एक खराब रास्ता आप ओपन कर दें। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये फैमिली में सुसाइड हो तो उसमें इतना ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे कि गालिब का एक शेर है, क़ैदे हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक, क़ैदे हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? क्या मतलब? ये जो गालिब ने कहा ये उनसे कोई 3000 साल पहले गौतम बुद्धा ने कहा कि जिंदगी दुख है, कि जिंदगी पेन के अलावा तो जी नहीं जा सकती। ये नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, कि हर वक्त जो है खुशी और गम साथ साथ चलते हैं इंसान के, और कुछ ना कुछ गम हर आदमी को है, कुछ ना कुछ गम जिंदगी का हिस्सा है। जो आदमी बिल्कुल खुश है 100%, वो या तो झूठा है या वो दिमागी तौर पे बीमार है, या तो मेनिक है, या ये कि कोई डिमेंशिया में है, या ये कि कोई नशे में है, उस तरह से बिल्कुल खुश है, तो वो सब तो मेंटल इलनेस हो गई, या झूठ बोल रहा है। कोई आदमी पूरी तरह से खुश नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए इसमें क्यों नहीं खुश हो सकता, इसमें क्या बात है कि एक नेचर हमें बिट्रे करेगी। कभी आप फिल्म देखने जाना चाहती हैं, बर्फ गिर गई, आप क्या करेंगी? कभी दोस्त रिश्तेदार हमें बिट्रे करेंगे। आपने बताया अपने दोस्त को कि यार देखो मोहन, ये बात सिद्दीक को ना बताना, उसने जाके सिद्दीक को फौरन बता दी, तकलीफ तो होगी। दोस्त बिट्रे करेंगे, नेचर बिट्रे करेगी, और हल्के हल्के अपना जिस्म बिट्रे करेगा। तो नतीजे के तौर पे इंसान के बस में उतना है नहीं जितना इंसान समझता है। तो गम तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कितना गम? तो अब ये समझना चाहिए कि ये जो आदमी जिसने खुदकुशी की उसको जरा ज्यादा गम था, जितना गम हम सबको है उसके अलावा ज्यादा गम था। तो उस पे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप उसके बाप हैं या माँ हैं, उसके चचा हैं या नाना है, दादा है, आपने जानबूझ के थोड़ी गम पैदा किया उसका। अगर आप हैं जालिम सचमुच, और आपने सचमुच जुल्म किया है बच्चे पे, सेक्सुअल अब्यूज किया है, वायलेंटली फिजिकली अब्यूज किया है, और ह्यूमिलिएट किया है बच्चे को, तो जाहिर है आपको भी तासुफ होना चाहिए, और फिर आपकी शर्म और आपका एहसास जुर्म सही है, फिर उसको आपको तरीक़े ढूंढने पड़ेंगे। उसके एहसास जुर्म को दूर करने के तरीक़े क्या हैं? 3 बुरे तरीक़े हैं, एक अच्छा तरीक़ा है। बुरे तरीक़े हैं कि अपने आप को सज़ा दें आप। दूसरा बुरा तरीक़ा है कि आप कहें कि मैं बुरा नहीं हूँ, ये बुरी है, दूसरे की बीवी की बुराइयाँ करें अपनी एहसास जुर्म को कम करने के लिए, झगड़ा करें या अपने आप को सज़ा दें, या खौफ ज़्यादा हो जाए पुलिस वालों से और अथॉरिटी से, थर थर कांपें कि वो कुछ करने वाले हैं। वो कुछ करने वाले नहीं है, पुलिस वाला जो जा रहा है वो आपको देख ही नहीं रहा है, आप कांप रहे हैं क्योंकि आपका एहसास जुर्म है। ये 3 बुरे हैं। अच्छा है कि ये पहले आदमी का, यार मैंने बुरा काम किया, मैंने गलत काम किया, अब मैं आज से अच्छा काम करूँगा और दुनिया के लिए कुछ नेकी करूँगा आज से। ये अच्छा आउटकम है एहसास जुर्म का। तो अगर आपने जो आदमी आपके ख़ानदान में खुदकुशी की है और आपने सचमुच, जहन में नहीं, सचमुच जुल्म किए हैं उस पर, आपने बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, फिजिकली अब्यूज़ किया है, उसको जलील किया है, तो वो खुदकुशी कर लेता है, तो सही है आपका एहसास जुर्म, फिर आप उसका अच्छा सोल्यूशन ढूंढिए। लेकिन मसूद साहब, जैसे हम आप जानते हैं, ये बहुत एक्सेप्शनल बात है। ये ज़्यादातर जो सुसाइड होती है उनमें माँ बाप ने ऐसा नहीं किया होता। तो 90% लोगों को कोई इतना ज़्यादा जो है अपने आप पे गिल्टी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, ये थोड़ी है कि वो आपकी कॉपी हैं बिल्कुल, या वो हैं जो कि आपने किया है।
भाई आपने कुछ किया उनके साथ, उनकी अम्मा ने भी तो कुछ किया है उनके साथ, उनके स्कूल और समाज ने भी कुछ किया है उनके साथ, और उनकी जीन्स ने उनको इन तीनों चीजों को एसिमिलेट करने का कुछ किया है। ठीक है ना, कि एक ही बच्चा, आप एक बात कहें वो एक तरह से सुनता है, दूसरा वही बात दूसरे बच्चे से कहें वो दूसरी तरह से सुनता है। मैं एक शेर सुना दूं एक आदमी को जिसको शायरी का कोई एहसास ना हो, वो एक तरह से शेर सुनेगा। आप शायरी जानते हैं, आप एक तरह से शेर सुनेंगे, शेर वही है, सुनाया भी उसी तरह से। तो उसी तरह से ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे बच्चे में जो मैंने किया वो सब उसकी वजह से। इतने पावरफुल आप नहीं हैं। आपने किया, माँ ने किया, समाज ने किया, और फिर बच्चे के जीन्स के पर्टिकुलर एडमिक्सचर ने उन तीनों चीजों को प्रोसेस किया। सही। तो अगर आपके बेटे बेटी ने, आपके भाई बहन ने सुसाइड कर ली है, तो इतना ज्यादा अपने आप को एहसास जुर्म ना करिए, खुदा के वास्ते। उसमें हजारों चीजें इन्वॉल्व हैं, इतने आप ओमनीपोटेंट नहीं है, इतने आप पावरफुल नहीं। सही। दुख, लॉस का दुख जो है वो अपनी जगह, वो अपनी जगह, लेकिन गिल्ट जो है वो अपने ऊपर लेना इतना ज्यादा मुनासिब। अगर आपने, वो एक्सेप्शन है कि अगर आपने उस बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया था तब तो फिर सही है, तब भी उसका इलाज जो है, बुरा इलाज मत ढूंढिए, उसका अच्छा इलाज ढूंढिए। सही। लेकिन 90% टाइम्स इतना ज्यादा गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। सही। क्योंकि वो बच्चा जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, आपकी बीवी का भी है, और आपके मियाँ का भी है, और समाज का भी है, और अपना भी है। तो 25% आपका हिस्सा है। सही। हाँ, तो इतना ज्यादा अपने आप को तबाह करने की जरूरत नहीं। एक और सवाल सलमान साहब, आपने एक कमेंट किया थोड़ा पहले कि चलिए मान लिया कि आपके जिस्म पे आपका हक है, आपकी ज़िंदगी पे आपका हक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट कल्चर्स में फिलोसॉफिकली एक डिबेटेबल चीज़ है कि क्या आपका इतना हक है कि आप अपने आप को मार लें, या आप बिलोंग करते हैं सोसाइटी को, आपका कुछ हिस्सा। तो लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या कभी खुदकशी मुनासिब चीज़ भी होती है, मुनासिब हल भी है किसी चीज का? हाँ, यकीनन। आई थिंक कि देखिए कि ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक जवान लड़की की 14 साल की लड़की की शादी कर दी आपने। ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में मत ब्लेम कीजिए, यहां भी होता है, अमेरिका में भी होता है। 14 साल की लड़की की शादी कर दी। सदर्न स्टेट्स में 14 था, अब तो हो गया 16 शादी का कंसेंट। 14 में शादी कर देते थे यहाँ पे, अमेरिका में, पढ़े लिखे मुल्क। अच्छा, जी नहीं पता था। तो अब आपने एक 14 साल की लड़की की शादी कर दी और उसको कमबख्त को भेज दिया। कमबख्त उसको क्यों कह रहे हो, आप हैं कमबख्त। उसको भेज दिया आपने किसी गांव में, किसी दूर, वहां उसकी सास उसे मारती है, मियाँ उसका मारता है, और आपने कह दिया बेटी अब तुम हमारे घर वापस ना लाना, अब तुम्हारा वही घर है। तो सुसाइड ना करे तो क्या करे बेचारी। उसके लिए जलील होके जिंदगी गुजारना तमाम, और अपने हकीकत को, अपनी वेरासिटी को, अपनी सच्चाई को कभी जाहिर ना कर पाना, अपनी सहेलियों से कभी ना मिल पाना, तो वो अगर सुसाइड कर लेती तो ये कोई इतना पैथोलॉजिकल बीमारी की बात नहीं है। उसी तरह से अब आप फर्ज कर लीजिए, आप ये बात अंग्रेज़ों की ज़माने की कर लेते हैं तो सब लोग सेफ रहेंगे, आजकल की ना करें। अब अंग्रेज़ों ने आपको एक जेल में बंद कर दिया, आप जो है हिंदुस्तान आज़ाद करो के चक्कर में थे, आपको बंद कर दिया और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और किसी से मिलने नहीं देते हैं, और आप हमेशा के लिए बंद हैं, लाइफ लॉन्ग। अगर आपने सुसाइड कर भी ली उसमें तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। या ये कि आप कोई मुझे हो गया यहाँ से एक, हमारी मेडिकल ज़बान में बोलते हैं C5 C4 सेक्शन, कि ये सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है, स्पाइनल कॉलम, उसमें इंजरी हुई तो सारी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब ना हाथ हिला सकते हैं ना पैर हिला सकते हैं, जिंदगी भर लेटे हुए ऐसे। 75 साल मेरी उम्र है, कल को मेरा कार का एक्सीडेंट हो जाए और मैं पैरालाइज हो जाऊं, वैसे भी कोई कितने साल मुझे जीना है, समझ लीजिए कोई रेंज होगा 7 से लेके 15 तक, 8 से लेके 15 तक। चलिए, तो अब ये अगर ये एक्सीडेंट हो जाता है तो जरूरी है कि मैं जीऊं, और किसके लिए जरूरी है। तो अब इसमें मजहब और समाज आ जाता है।
जिसमें जो ये फिजिशियन असिस्टेड सुइसाइड का कॉन्सेप्ट है, जो कि अब 2 मुल्कों में, एक का मुझे पक्का नहीं है, स्वीडन मैं कह नहीं सकता, हॉलैंड इज द मोस्ट एडवांस्ड। वहाँ पे तो बच्चों का भी पर है कि बच्चा भी राइट दे सकता है कि लेट मी गो इफ द चाइल्ड इज सो सिक। बट अडल्ट्स का तो बहुत उसमें है कि 2 डॉक्टरों को लिखना है, फिर 2 डॉक्टरों को इंडिपेंडेंटली देना है और फला फला, तो यू कैन लेट योर सेल्फ बी गॉन। अब उसमें यही है ना कि क्या पुराना शेर है ना कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो अब इसमें शेक्सपियर का है, शेक्सपियर कहता है कि एवरी मैन ओज गॉड ए डेथ, क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी दी है तो हमें उन्हें वापस करनी है जिंदगी, तो एवरी मैन ओज गॉड ए डेथ, वो सही है, लेकिन डज नॉट एवरी गॉड ओ मैन ए गुड लाइफ, ये भी तो सवाल है ना। तो चलिए इसी सवाल पे ख़त्म कर देते हैं बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।